खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है एक हरियाणा की लोक कथा, और इस लोक कथा का टाइटल है राजा भोज और उसका न्याय। जैसा कि हमें पता ही है कि हरियाणा गांव में बसता है और यहाँ की जो इकोनॉमी वो खेती बाड़ी पर आधारित है। हमारा एक कृषि प्रधान देश है। इसी प्रकार एक गांव के अंदर एक किसान रहता था और उस किसान के पास 100 एकड़ ज़मीन थी। उसके 4 बेटे थे। उसने चारों बेटों की शादियां कर दी, बहुएं आ गई, बच्चे हो गए, किसान के को पोते हो गए। तब एक लड़के ने कहा, पिताजी हमें अलग अलग कर दो। तो किसान ने कहा कोई बात नहीं। उसने चारों बेटों को 20-20 एकड़ ज़मीन दे दी और 20 एकड़ खुद के पास रख ली, और वो जो आराम से रहने लगा। और किसान और उसकी पत्नी आराम से रह रहे थे। 20 एकड़ ज़मीन थी, लेकिन किसान की पत्नी जोनी दुर्भाग्य से वो भगवान को प्यारी हो गई और किसान अकेला रह गया। किसान इस दुख को सहन नहीं कर सका और वो रोता रहता था। तो दूसरे उसके दोस्तों ने कहा, क्या हुआ, आपकी पत्नी ही मरी है, इतने क्यों रोते हो? तो किसान ने कहा, नहीं, मेरा जोनी धोबी मेरा मर गया, रसोईया मेरा मर गया, स्वीपर मेरा मर गया, वाटर कैरियर जिम्मर मेरा मर गया, अर्धांगिनी मेरी मर गई, चौकीदार मेरा मर गया, कैशियर मेरा मर गया, मेरा रहा ही क्या है। तो उसको किसान को बड़ा सदमा पहुंचा और वो भी जो बीमार रहने लग गया। और उसने कहा कि औरत की ज़रूरत जवानी से भी ज़्यादा बुढ़ापे में ज़्यादा होती है। तो वो तो मेरी अर्धांगिनी थी, मैं तो पैरालिसिस हो गया, डिकैप्ड हो गया मैं तो उसके जाने की वजह से। तो चलो कुछ समय के बाद किसान भी गुजर गया। जब वो बीमार रहने लगा और किसान ने मरते वक्त अपने चारों बेटों को बुलाया और उसने कहा, भैया मेरी एक तमन्ना है, मेरी इच्छा है। बेटों ने कहा, बोलो पिताजी, हम आपकी हर तमन्ना पूरी करेंगे। उसने कहा कि मेरे मरने के बाद तुम ऐसा करना, जो मेरे हिस्से की 20 एकड़ ज़मीन है वो कोई किसी एक भाई को दे देना, उसको 4 जगह मत बांटना, क्योंकि अब भी तुम्हारा गुजारा 20-20 एकड़ से आराम से हो रहा है। तो बेटों ने कहा, ठीक है पिताजी, हम ऐसा ही करेंगे। तो उस समय किसान का दाह संस्कार कर दिया, फिर उसकी 13वीं कर दी, 6 महीने के बाद उसकी छमाई कर दी, 1 साल के बाद उसकी बरसोद्दी कर दी। और उसकी बरसोद्दी के ऊपर सभी रिश्तेदार और गांव के चौधरी भी इकट्ठे हुए, सबको खाना खिलाया। तब उन चारों लड़कियों ने इकट्ठे होकर कहा, हमारा एक फैसला करो। मेरे पिताजी की ये तमन्ना थी, ये इच्छा थी, उसकी आखिरी इच्छा थी कि जो मेरे पिताजी ने 20 एकड़ ज़मीन आपके पास खुद के पास रखी थी, वो हमारे में से किसी एक भाई को मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास पहले ही 20-20 एकड़ ज़मीन है। लेकिन एक भाई को, ये पिताजी वाली एक भाई को मिलनी चाहिए। लेकिन पिताजी ने ये कहा था कि इसका फैसला तुम खुद करोगे, ये फैसला मैं नहीं करूँगा, मैं किसी को नहीं दूँगा। आपको जो आप में से जो इंटेलिजेंट हो, आपको जो बढ़िया समझो, उसे ये 20 एकड़ दे देना। रिश्तेदार और गांव के चौधरी भी इसका कोई फैसला नहीं कर सके। तो फिर आखिर में फैसला ये हुआ कि हमारा राजा भोज है, और वो जो उसके पास विक्रमादित्य की उपाधि है, और वो बड़ा न्यायप्रिय है, और ये इतिहास के अंदर प्रसिद्ध भी है, दी जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। तो इसलिए आपको राजा भोज के पास जाना चाहिए कि ये 20 एकड़ ज़मीन किसको दी जाए। वो चारों चल पड़े। उस टाइम कच्चे रास्ते होते थे, और जो है को राजा के पास वो जाने के लिए राजा के पास वो चल पड़े। कच्चे रास्ते में जब वो चारों जा रहे थे तो एक भाई ने कहा कि ऊँटनी की पैड है, कोई ऊँटनी गई हुई थी। तो दूसरे ने कहा, ऊँटनी की पैड है, तो ऊँटनी जो वो सुननी थी, वो खुलवा करके आई थी। तीसरे भाई ने कहा, वो ऊँटनी खुलवा के नहीं आई, वो कानी भी थी, एक आंख से दिखाई देता था उसको। और चौथे भाई ने कहा कि उसके ऊपर कुछ मिठाई, शक्कर या गुड़ भी लदा हुआ था। तो चलो वो चारों चलते गए, थोड़ा और आगे चले, एक आध कोस, और फिर उन्होंने देखा भाई एक औरत की पैड है। तो एक भाई ने कहा, भाई कोई औरत है कि पैड जो नहीं, ये औरत की आदमी की नहीं है। दूसरे ने कहा, औरत की पैड है तो ये रूठ के घर से रूठ के जा रही है, रूसी हुई है। दूसरे ने कहा, ये रूसी हुई नहीं, ये आशाबंद भी है, इसको बच्चा भी होने वाला है निकट भविष्य में। तीसरे ने कहा, अगर ये तीनों बातें सही हैं तो फिर ये जाति की भी जुलाया है। चौथे ने कहा, ये जाति की भी जुलाया है। और इस तरह वो चलते रहे। रास्ते में एक कुआं था, प्याऊ थी, वो वहाँ कुएं के ऊपर प्याऊ में आराम करने लग गई।
तब जिसकी ऊँटनी थी वो आया पीछे से अपनी ऊँटनी को ढूंढता, और उसने उन चारों आदमियों से पूछा, चारों भाइयों से, क्या आपने एक ऊँटनी देखी? तो एक ने कहा नहीं देखी। दूसरे भाई ने कहा क्या आपकी ऊँटनी जो है वो खुलवा के आई थी, सुननी थी? तीसरे भाई ने कहा क्या वो आँख से कानी थी? चौथे ने कहा क्या उसके ऊपर गुड़ शक्कर भी लदे हुए थे? तो उसने कहा बिल्कुल ये चारों बातें सही हैं, प्लीज़ मुझे ये बताएं मेरी ऊँटनी कहाँ गई? उन्होंने कहा भाई हमने देखी नहीं आपकी ऊँटनी, हमें नहीं पता कहाँ गई। तभी वहाँ जोनी जिसकी औरत रूठ के गई थी, जुलाया वो भी आ गया और उसने कहा भाइयों आपने एक औरत देखी? एक ने कहा नहीं देखी। दूसरे भाई ने कहा क्या वो रूठ के आई थी? तीसरे ने कहा क्या उसका बच्चा होने वाला था, वो आशामंद थी? और चौथे ने कहा क्या वो जाति से जुला थी? उसने कहा बिल्कुल ठीक, पर बताओ किधर गई है, कहाँ है? तो उन्होंने कहा भाई नहीं हमने नहीं देखी। तब उन्होंने कहा, दोनों ने, जुलाए ने और ऊँटनी वाले ने, रेबारी ने कहा तुम जो नहीं ठग और तुमने हमारी ऊँटनी। उसने कहा, एक ने कहा आपने मेरी ऊँटनी चुरा ली, दूसरे ने कहा आपने मेरी औरत को जो नहीं वो गायब कर दिया, हम राजा के पास जाएंगे। तो उन चारों ने कहा भाइयों हम भी राजा के पास ही जा रहे हैं अपना न्याय करवाने के लिए, चलो छहों मिलकर इकट्ठे चलते हैं। तो वो राजा भोज की नगरी के अंदर पहुंच गए। ऊँटनी वाले ने अपनी कहानी सुनाई कि जी इन्होंने इस तरह से बताया है, भाई ऊँटनी कहानी थी, उस पर गुड़ लदा हुआ था, वो सुननी थी, और जो नहीं अब ये मेरी ऊँटनी दे नहीं रहे, ना बता रहे। तो राजा ने पूछा बता भाई आपको कैसे पता लग गया ये ऊँटनी की पैड है? तो एक भाई ने कहा जी उस ऊँटनी की पैड के अंदर पेशाब गया हुआ था, अगर ऊँट की का पाँव पैड होती वो तो जो नहीं वो पेशाब उसका दूर गिरता, लेकिन वो ऊँटनी थी पर उसका पेशाब जो नहीं नीचे गिर रहा था और उसकी पैड में गया होता, इसलिए हमने अंदाज़ा लगा दिया ये ऊँटनी है। दूसरे ने कहा भाई तेरे को कैसे पता लग गया सुननी थी? उसने कहा उसके साथ रस्सी का निशान था घिसरती हुई का, इससे मुझे ये अंदाज़ा लगा दिया कि ये भाई कहीं से खुलवा करके आई है। वो तीसरे से पूछा भाई आपको ये कैसे पता लग गया ऊँटनी कहानी थी? तो उसने कहा, तीसरे भाई ने, क्योंकि उसने एक तरफ के बोझड़े खा रखे थे इसलिए उसको दूसरी तरफ का दिखाई नहीं देता था, मैंने ये अंदाज़ा लगा दिया। फिर उसने चौथे से पूछा भाई आपको ये कैसे पता लगा कि उसके ऊपर गुड़ या शक्कर लदा हुआ था? तो उसने कहा जनाब वो एक पेड़ के नीचे कीकर के पेड़ से नीचे से निकली हुई, फिर वहाँ कुछ जो नहीं गुड़ और शक्कर के बोरे गिरे हुए थे और उनके ऊपर कीड़ियाँ और मकोड़े चल रहे थे, इसलिए मैंने अंदाज़ा लगा लिया उसके ऊपर कुछ मिठाई लदी हुई थी। उसने कहा ठीक है। तब आई जुलाए की बारी। उसने कहा जी इन्होंने मेरी औरत को गायब कर दिया। उन्होंने कहा भाई आपने देखी थी? उन्होंने, एक ने कहा बिल्कुल नहीं देखी। दूसरे ने कहा भाई आपको ये कैसे पता लगा वो रूठ के गई हुई थी? उसने कहा जी हम चारों भाई आ रहे थे, एक ने कहा भाई औरत की पैड है, क्योंकि आदमी की पैड जो नहीं आदमी थोड़ा दबा के पाँव टेकता है, उसकी 16 अंगल की जूती हो तो 18 अंगल की पैड आती है, जबकि औरत हल्का पाँव टेकती है और छमाछम चलती है तो उसके पाँव अगर 12 अंगल की जूती हैं तो 12 अंगल की पैड आएगी, इसलिए हमने ये अंदाज़ा लगा लिया ये औरत की पैड है। दूसरे ने कहा ये आपको ये, राजा ने पूछा आपको ये कैसे पता लगा कि वो रूठ के आई? उसने कहा वो बार बार मुड़ मुड़ के पीछे की तरफ देख रही थी, भाई कोई मेरे को ढूंढने वाला भी आ रहा है, कोई मनाने भी आ रहा है या कोई नहीं आ रहा। उसने कहा ठीक। तीसरे ने कहा उससे पूछा फिर आपको ये कैसे पता लगा उसको बच्चा होने वाला था, वो आशामंद थी? तो उसने कहा महाराज उसने एक जगह पेशाब किया हुआ था और वो हाथ टेक के धरती में फिर उठी थी, उसके हथेलियों के निशान थे, इसलिए मैंने अंदाज़ा लगा लिया। उसने कहा भाई ठीक। फिर उसने चौथे से पूछा आपको ये कैसे पता लगा? वो जुलाया थी। उसने कहा जी ये जुलाया कपड़ा बुनते हैं रेजा, उसका ताना बहुत लंबा होता है और उस ताने के अंदर वो होती है एक उनकी फिरकी सी, वो उसको एक ही डायरेक्शन में चलती, इसलिए जुलाने को एक ही तरफ मुड़ने की आदत पड़ जाती है और वो बार बार एक ही तरफ मुड़ के देख रही थी। अगर एक आम औरत होती तो कभी इधर मुड़ के देखती कभी उधर देखती, इसलिए हमने अंदाज़ा लगा दिया मैंने वो जाति से जुला थी। उसने कहा भाई जाओ इन्होंने न औरत चुराई न ऊँटनी चुराई। अब राजा ने उनसे पूछा आप कैसे आए थे? उन्होंने कहा जी इस तरह हमारे पिताजी थे, हमारे 100 एकड़ ज़मीन है और मेरे पिताजी ने 20-20 एकड़ तो चारों को पहले दे दी और फिर कहा उसके मरते वक्त कि भैया ये जो बची हुई 20 एकड़ ज़मीन है ये एक भाई को दे देना और आप फैसला कर लेना किसको दोगे।
मैं ये फैसला नहीं करता जी, अब हमारा ये फैसला करो, ये 20 एकड़ ज़मीन किसको मिलनी चाहिए। राजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी परीक्षा लूँगा, पहले ये बताओ तुम्हारी अथॉरिटी किस चीज़ पे है, तुम एक्सपर्ट किस चीज़ में हो, क्या काम करते हो। एक ने कहा जी मेरे पिताजी ने तो बड़े ने मेरी ड्यूटी लगाई थी, तू खेती बाड़ी का काम संभालेगा, भाई दूध के प्रबंध के लिए कभी भैंस खरीद के लाएगा, ज़्यादा भैंसें होंगी तो बेच देगा, बैलों की जोड़ी लाएगा, और जो इधर उधर के काम हैं, किसी की शादी को अटेंड करना, किसी की मौत के ऊपर जाना, वो घोड़ी के ऊपर जाएगा। इसलिए मैं एक बहुत अच्छा घुड़सवार बन गया और मुझे घोड़ों की परख है, और मैं परख के ये बता सकता हूँ ये घोड़ा की ब्रीड अच्छी है या नहीं है, ये कैसा घोड़ा है। उसने कहा ठीक है भाई। राजा ने हुक्म दिया इसको अस्तबल के अंदर ले जाओ, और ये जो घोड़ा छांट के ले जाए इसको ले जाने दो, और फिर मैं इससे पूछूंगा इस घोड़े में क्या क्वालिटी है। तो जो राजा का सबसे फेवरेट घोड़ा था उसको वो लेके चला गया, घोड़े को उसने दौड़ाया, और कुछ घास वगैरह भी चरने के लिए उसने देखा उसको आजमाने के लिए। तो घोड़ा जो नहीं वो लगातार जो नहीं वो मुंह टेक के चरता है, गाय या भैंस की तरह से बार बार मुंह नहीं उठाता, लेकिन वो घोड़ा बार बार मुंह उठा रहा था। मैं आपको ये भी बता दूं, गाय और भैंस भेड़ बकरी जुगाली करती हैं, लेकिन घोड़ा जुगाली नहीं करता, वो आदमी की तरह से सीधा चबा करके पेट में ले जाता है। जब वो वापस आया तो राजा ने उससे पूछा हाँ भाई कैसा घोड़ा। उसने कहा जी असली ब्रीड तो नहीं है ये, इसमें फ़र्क है। उसने कहा क्या फ़र्क है। उसने कहा इसके ऊपर गऊओं का असर है, ये मुंह को उठा के और फिर खाना खाता है, लगातार दूब को नहीं चरता। तो राजा ने जिससे घोड़ा खरीदा था उस व्यापारी को बुलाया, उससे कहा भाई तेरी ब्रीड बढ़िया नहीं है, मुझे ये पता इस घोड़े में क्या कमी है, इसमें गऊओं का असर है। उसने कहा जी ये बिल्कुल ठीक है, जब ये घोड़ा पैदा हुआ बच्चा था, इसकी माँ मर गई और इसको गाय के दूध से पाया गया है, हो सकता है इसमें गाय का असर आ रहा हो, ये बिल्कुल सही बात है। तो उसने कहा ठीक है भाई, अगर तूने नौकरी करनी है तो अस्तबल की नौकरी, घोड़ों को खरीदने और बेचने की मैं तेरी ड्यूटी लगा दूंगा, नौकरी दे दूंगा। फिर दूसरे लड़के से पूछा भाई आप किस चीज़ में एक्सपर्ट है। तो उसने कहा जी मेरे पिताजी ने मेरी घर में और आने वाले मेहमानों के लिए खाने के लिए ड्यूटी लगाई थी, और मैं खाने का प्रबंध करता था, भोजन का प्रबंध करता था परिवार के लिए भी और आने जाने के लिए भी, और मैं भोजन कला में जो नहीं एक्सपर्ट हूँ, मैं ये बता सकता हूँ भाई इस खाने में क्या कमी है क्या नहीं है। तो राजा ने कहा ठीक है भाई बता क्या बनवाना। उसने कहा 56 भोग होते हैं, और बिल्कुल प्योर गाय के दूध की, नेकड़ू दूध कहते हैं जिसके हरियाणा में, उसकी खीर बनाई जाए। तो वो खीर बनाकर उसके सामने लाई गई। उसने कहा नहीं खीर में फ़र्क है जी, ये प्योर गाय के दूध की नहीं है। खा करके उसने बताया। उसने कहा क्या फ़र्क है। उसने कहा इसके अंदर बकरी का जो नहीं वो दूध मिला हुआ है। तब उसने रसोइये को बुलाया और जहाँ से दूध खरीदा था उस दूधिये को बुलाया। तो दूधिये ने कहा जी नहीं दूध तो गाय का है और प्योर है, और ये मेरे घर पे ही बच्चियाँ पैदा हुई थी, लेकिन जब ये पैदा हुई इसकी माँ मर गई थी, इसलिए इसको बकरीद के दूध से पाया था। हो सकता है इसमें खान पान का भी असर होता है आदमी के ऊपर, हर जीव के ऊपर 3 चीज़ों का असर होता है, उसके खान पान का, उसके इन्वायरमेंट का, उसके DNA का। तो हो सकता है बकरी के दूध का असर आ रहा है, ये बात सच हो सकती है। उसने कहा शाबाश भाई, अगर तूने भी मैनेजर बनना है सेना के लिए खाना सप्लाई करने का, बनवाने का, तो तू भी नौकरी कर सकता है। तो उसने भी कहा नहीं जी। तो जब तीसरे से पूछा भाई आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हो। उसने कहा जी मेरे पिताजी ने मेरी ड्यूटी लगाई थी, घर वालों के लिए कपड़े का प्रबंध करना है, आने जाने वालों के लिए बिस्तरे का प्रबंध करना है, और मैं बिस्तरों का एक्सपर्ट हूँ। तो आप एक गदरा मंगवाओ जो बिल्कुल ताज़ा भरा हुआ हो रुई का, और जिसमें धागे भी नहीं डाले हों। राजा ने कहा लाओ भाई एक इस तरह का गदरा, हुक्म दिया। लेकिन महल में रानी के पास ऐसा गदरा नहीं था। रानी ने तुरंत आनंद फानन में दासियों को लगा करके और खुद लग के और एक गदरा भर दिया, और वो जोनी राजा के पास पहुंचा दिया। उसने गदरे के ऊपर लेट के बता दी इसमें फ़र्क है, इसमें 4 बिनोले हैं, अच्छी तरह से रुई साफ नहीं की गई है। तो जब खोल के देखा तो उसमें 4 ही बिनोले निकले। उसने कहा भाई ठीक है तू भी एक्सपर्ट है, अगर सेना के लिए वर्दी का और कपड़े का प्रबंध करना हो तो मैं तुझे मैनेजर लगा दूंगा और तू भी नौकरी कर सकता है। फिर आई चौथे की बारी। उसने कहा भाई तेरी क्या ड्यूटी थी। उसने कहा मेरे पिताजी ने मेरी ड्यूटी लगाई थी भाई, जो आने जाने वाले गेस्ट आते हैं, रिश्तेदार हैं और हैं,
तो तू उनका जो नहीं ध्यान रखना, ये किस तरह के आदमी हैं, किस तरह के चरित्र के आदमी हैं, इनमें कोई चोर उचक्का तो नहीं है जो रात को रुक जाए गांव में चोरी करके ले जाए। तो उसने कहा मैं आदमियों की शक्ल देख के ये बता सकता हूँ ये किस खानदान का है और किस चरित्र का आदमी है। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने कहा फिर मैं अपनी बुलवाता हूँ, आप बताना वो कौन है। उसने जो नहीं मैं अपनी रानी को बुलवाता हूँ। राजा ने अपनी रानी को बुलवाया और उसने कहा बता इसके बारे में। तो उस आदमी ने कहा राजा इसका जो नहीं असली राजसी खून नहीं है, ये रानी तो है, कपड़े लगते भी रानियों वाले हैं, लेकिन इसका असली राजसी खून नहीं है। तो उसने पूछा क्यों। उसने कहा जो नहीं आप हमारे जो नहीं आपके राज में या हिंदुस्तान के अंदर ऐसा है जो पीठ पे बोरी ढोता है उसका तो 1 रुपया बोरी, और जो बोरी गिनता उसके 5 रुपये मजदूरी है गिनने की। रानी के जो नहीं बालों के ऊपर जो नहीं वो रुई लगी हुई है थोड़ी सी, या तो इसने गदरा भरा है या ये गदरा सिर पे उठा के लाई थी, इसलिए ये रॉयल बर्ड नहीं है। तो राजा ने जो नहीं अपनी सास को बुलाया क्योंकि उसका ससुर तो मर चुका था। उसने कहा अपनी बेटी के बारे में बताओ असलियत क्या, वरना मैं दोनों का डीएनए चेक कराऊंगा और आपको सजा दूंगा। तो आदमी के ऊपर उसके डीएनए का असर होता है। तो रानी ने कहा जी आज आपका राज और हमारा राज पड़ोस में थे, आपका पिताजी शक्तिशाली राजा था। जब आप पैदा हुए लगभग उसी समय 1-2 महीने के बाद मेरे एक बेटी पैदा हुई थी। आपके पिताजी ने हाथ मांग लिया भाई इसकी सगाई हमारे कर देना, और हमने वो सगाई कर दी। लेकिन 6 महीने के बाद वो गुड़िया गुजर गई। हमने सोचा राजा का सहारा है और ये तकड़ी रिश्तेदारी है, इसलिए मैंने एक अनाथ कन्या को जो नहीं वो गोद ले लिया, उसको पाला और जवान होने पर आपके साथ शादी कर दी। ये सही बात है कि ये मेरे पेट से पैदा नहीं हुई। तो उसने कहा ठीक है। रानी और सास को तो बख्श दिया। तब उसने कहा भाई 20 एकड़ अब मैं न्याय कर सकता हूँ, ये 20 एकड़ इस तुम्हारे छोटे भाई की है जिसने ये बताया ये रानी का जो नहीं रॉयल बर्ड नहीं है, ये राजसी खून नहीं है। इसकी ज़मीन क्यों है? क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट के घोड़े को दौड़ाया, परखा, फिर तजर्बा करके बताया। दूसरे ने जो नहीं बिस्तरे के ऊपर सो के बताया भाई इसमें 4 बिंदोले हैं। तीसरे ने खीर खाने के बाद बताया इसमें बकरी का दूध है। लेकिन इसने बिल्कुल 50 गज दूर से ही बता दिया राजा आपकी रानी जो नहीं वो रॉयल नहीं है, उसके अंदर राजसी खून नहीं है, बगैर एक्सपेरिमेंट के बता दिया, इसलिए ये सबसे इंटेलिजेंट है और इसकी है ये ज़मीन। तो ऐसे थे वीर विक्रमादित्य राजा भोज न्याय करने वाले। ये थी भाइयों आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।